हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के जान गए होंगे कि हम लोग आज अपठित गद्यांश को कैसे हल करें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे यूजीसी नेट के पेपर में आपका 5 प्रश्न अपठित गद्यांश का फर्स्ट पेपर में आता है और 10 प्रश्न आपके सेकंड पेपर में आते हैं। तो टोटल आपके पास 3 अपठित गद्यांश होते हैं और आपको टोटल 30 नंबर मिल जाते हैं। तो अपठित गद्यांश को हल करने के लिए आपको पहले से कोई सिलेबस की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे कोई आपको अलग से स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपके बोनस नंबर होते हैं, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपके सामने आते हैं और आपको हल करना होता है। अपठित का मतलब ये हो गया है कि जिसको आप पढ़े ना हों। और परीक्षा में अपठित गद्यांश देने का तात्पर्य यही होता है कि आप किसी भी टॉपिक को देख करके आप उसमें से क्या समझ सकते हैं, क्या एनालिसिस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को आप बता पाते हैं कि नहीं। क्योंकि आप जा रहे हैं भविष्य के रिसर्च स्कॉलर बनने, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आपकी क्या समझ है किसी भी टॉपिक को लेकर के, इसके बारे में जानने के लिए परीक्षक के द्वारा अपठित गद्यांश दिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि अपठित गद्यांश को कैसे हल किया जाए। तो सबसे पहले तो लड़कों की यही दिक्कत रहती है कि अपठित गद्यांश ऑनलाइन पेपर हो रहा है और पूरे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है, उसको सर्कल को बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसलिए हम पेपर हल करने में बहुत टाइम टेकन हो जाता है और हम हल नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं जिससे कि आपका पेपर भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका स्क्रीन है जो आपके परीक्षा हॉल में आपके डैशबोर्ड को मिलती है। तो उसमें आपका इतने कॉलम में तो आपका जो अपठित गद्यांश रहता है वो रहता है। उसके बाद उसके साइड अपर में आपके क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे आपकी आंसर होती है जो दी रहती है कि आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने छोड़े हैं, कितने आपके रेड मार्क लगाए हैं, ये प्रश्न इधर दिए रहते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले ध्यान देना है कि यहीं पे एक सर्कल बना होता है इस तरह से करके, इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे इस सर्कल पे, तो आपका ये पूरा जो टोटल नंबर दिख रहा है कि आप कितना प्रश्न किए हैं कितना नहीं, ये आपका सीधे साइड में चला जाएगा। और साइड में चला जाएगा तो ये जो आपकी पूरी स्क्रीन है, ये आपकी पूरी स्क्रीन ये बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, जिससे कि आपको जो आपका गद्य वाला पोर्शन है, जो आपका अपठित गद्य है, ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा, जिससे कि आपको प्रश्न को हल करने में आसानी होगी। आपको सर्कल को दाएं बाएं नहीं करना होगा, ऊपर नीचे करना पड़ सकता है अगर आपका गद्यांश बड़ा है, लेकिन दाएं बाएं वाला जो सिस्टम आपको करना पड़ रहा था पढ़ने के लिए वो नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर मान लीजिए आपका जैसे आपका यहाँ पे चला आया क्वेश्चन, आपका ढक गया कि आप कितना क्वेश्चन किए थे, तो यहीं पे एक फिर ऑप्शन बना रहता है और वो इस तरह का ऑप्शन होता है। तो इस पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपका फिर क्वेश्चन दिखने लगेगा कि आप कितना क्वेश्चन टिक किए थे, कितना ग्रीन हुआ है, कितना ब्लू हुआ है, इस तरह से आपका दिखने लगेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा टेक्निकल होने की ज़रूरत है, क्योंकि परीक्षा अब स्मार्ट परीक्षा ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। तो ये चीज़ आप लोग कर लेंगे तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से क्वेश्चन को पढ़ भी पाएंगे और गद्यांश को भी पढ़ पाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कि भाई गद्यांश तो दिया है, ठीक है, कैसे हल करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि जैसे आपको मैटर मालूम ही नहीं है कि आप गद्यांश में से क्या निकालना है, तो आप निरुद्देश गद्यांश क्यों पढ़ेंगे। पहले आप प्रश्न पढ़िए, उसके बाद तब जा करके आप पैसेज पढ़िए, और पैसेज को पढ़ते हुए ये ध्यान से देखिए कि आपको उसमें से किस टारगेट की तलाश करनी है, आपका गद्यांश में से क्या निकालना है। तो ये दूसरा टॉपिक यही है कि आपको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
बाकी उसके बाद आपका तीसरा टॉपिक ये हो जाता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी मतलब अपठित पद्यांश को लेकर के या गद्यांश को लेकर के आपकी समझ कैसी है। आपके सामने कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन आ जा रहे हैं तो आप उसको हल कर पा रहे हैं कि नहीं हल कर पा रहे हैं। आप ज़्यादा मतलब उसको देख कर के दिक्कत में नहीं आ रहे हैं या आप प्रेशर को नहीं झेल पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए ही आपके गद्यांश जो हैं वो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ प्रश्न जो होते हैं वो डायरेक्ट आपके गद्यांश से ही होते हैं। डायरेक्ट जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट आपके गद्यांश में मिल जाएगा और ये मिल गया आपको, उसके बाद आप ले जा कर के परीक्षा में आप टिक कर देंगे कि आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन कुछ जो प्रश्न होते हैं वो आपकी समझ के स्तर पे होते हैं कि आप जैसे कि टोटल आप गद्यांश को पढ़े, उसके बाद इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आप क्या समझ विकसित होती है, और समझ जो विकसित हो रही है वो आपकी पर्सनल समझ नहीं होनी चाहिए। जो इस गद्यांश की समझ है वही समझ आपको बतानी है। जो इस गद्यांश में कवि या लेखक कहना चाहता है वही आपको बताना है। ये नहीं कि आप अपना पर्सनल थिंकिंग ला करके इसमें घुसा देंगे तो इससे आपका गद्यांश सही नहीं होने वाला है। तो ये आप लोग कोशिश करिएगा कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और एलिमिनेट मेथड के द्वारा आप लोग उसको हल करने का कोशिश करिएगा। तो मान लीजिए कुछ तो डायरेक्ट हो जाएंगे, हल कर लेंगे, कुछ आपके अवबोध स्तर पे होंगे तो उसको हल करना पड़ेगा। बच्चे क्या होते हैं कि जैसे एक बार क्वेश्चन मिला है, हल किए, अगर नहीं बन पा रहा है तो क्या करते हैं कि उसको हड़बड़ी में छोड़ करके कि इस समय जा रहा है अब तो हम जल्दी से करके निकले नहीं तो हमारा पीछे का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आपको पहले से ही ये टाइम फिक्स कर लेनी है कि हमारे पास 30 क्वेश्चन गद्यांश 30 आपके नंबर मिलेंगे गद्यांश में और 15 क्वेश्चन आपके पास हैं, तो टोटल आपको 20 से 25 मिनट आपको इसको देना पड़ेगा। क्योंकि गद्यांश में अगर आप 20-25 मिनट टाइम नहीं देते हैं तो आपका सही नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए आप टाइम देते हैं तो आपको आसानी होगी और यह आपको बोनस नंबर मिलेगा। क्योंकि इसके लिए आपको पहले से कुछ सिलेबस नहीं पढ़ना है। ये डायरेक्ट आप यहाँ एग्ज़ाम में जितना आप टाइम देंगे और जितने आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर हल करेंगे, ये आपको 30 नंबर फिक्स है कि आपको मिल जाएगा और बिना मेहनत के मिल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको हल करना है। बाकी कुछ अपठित गद्यांश में क्या होता है कि तर्क आधारित क्वेश्चन होते हैं। उसमें तर्क पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे आपके दिमाग में क्या विश्लेषण चल रहा है या आप मतलब ऐसे प्रश्नों को लेकर के क्या सोचते हैं। तो ऐसे 1-2 प्रश्न ज़रूर उसमें आ जाते हैं कि जो डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट पूछा जाता है। तो उस चीज़ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बाकी जैसे इस गद्यांश को हल करने के लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ें और पढ़ने की आपकी हैबिट अधिक होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे ही दोस्त हैं जो कहते हैं कि गद्यांश समझ में नहीं आता है, पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं, हल नहीं हो पाता है और समय को बचाने के चक्कर में जल्दीबाजी में टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आप लोग गलती ना करें। समय ठीक है, लगता है कि समय जा रहा है, लेकिन ये आपको नंबर देने वाला भी होता है। और कुछ लोगों का तो हम देखते हैं कि गद्यांश को पढ़ते ही नहीं, बस ट्रिक करके आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको। गद्यांश को जैसे क्वेश्चन को पहले पढ़िए, उसके बाद गद्यांश को हल करिए, उसके बाद तब जा कर के आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों में शामिल नहीं है। तो ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि आप गद्यांश में जाएँगे और डायरेक्ट देखेंगे कि कौन-सा टॉपिक मिल रहा है, उसको ट्रिक करेंगे, कौन-सा नहीं मिल रहा है, उसको गलत करेंगे और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें किया जाता है। बाकी आगे हम प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगला प्रश्न है कि उपयुक्त के अनुसार भक्ति आंदोलन में किसकी सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता है? तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट है। जैसे आप गद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें से आप देख लेंगे कि भक्ति आंदोलन किसको सर्वश्रेष्ठ मानता है, ईश्वर को मानता है कि राजा की सत्ता को मानता है कि संतों की सत्ता को मानता है कि मनुष्य की सत्ता को मानता है। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी आगे हम देखते हैं। ये है कि अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ये भी देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट है। बस आपको गद्यांश पढ़ना है और ये देख लेना है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था।
जंगलों में रहने वाले आदिवासियों से हुआ था, कि गाँव में रहने वाले सामंतों से हुआ था, कि शहरों में रहने वाले उच्च वर्ग से हुआ था, कि शहरों में रहने वाले कामगार और शिल्पियों से हुआ था। तो ये चीज़ आप देखेंगे और डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि उपयुक्त अनुच्छेद के अनुसार भक्ति आंदोलन के नेता भाषा में अपनी कविताएं और गीत रचते थे। तो ये किस भाषा में लिखते थे रचनाएं, अपनी गीत रचनाएं? तो ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। जैसे आप गद्यांश पढ़ेंगे और डायरेक्ट आप देख लेंगे कि उस समय के जो भक्ति आंदोलन के जो कवि और लेखक थे वो किस भाषा में रचनाएं करते थे, ये आपका मालूम चल जाएगा। बाकी आगे हम देखते हैं, ये इसमें है कि अनुच्छेद के अनुसार किस स्थान के आंदोलन में कवि तुकाराम की भूमिका महत्वपूर्ण रही? तो ये इसमें से आपको सही आंसर मिल जाएगा। आप गद्यांश को पढ़ेंगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इसके बाद आप गद्यांश को पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या ढूंढना है गद्यांश से। तो आपको गद्यांश से ये ढूंढना है कि तुकाराम ने जो अपना आंदोलन है वो किस स्थान से प्रारंभ किया था। तो उसके बाद आप गद्यांश पढ़ते हुए ये ध्यान देंगे कि हाँ अच्छा, तुकाराम ने ये अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तो जैसे मराठी कवि थे, तो सिंपल सी बात है कि वो जहाँ से भी आंदोलन प्रारंभ करेंगे वो महाराष्ट्र का ही क्षेत्र होगा। तो इस तरह से मतलब आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आपको उसमें से टॉपिक मिल जाएगा। मेरा तो हमेशा परीक्षाओं में जैसे कि मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में हो जाते हैं और 10 सेकंड में हो जाते हैं, इसमें से हमेशा मेरा 15 क्वेश्चन हमेशा सही रहा है। कभी-कभी 14 क्वेश्चन हो जाता है, एक क्वेश्चन इधर-उधर गलती हो जाती है, लेकिन 15 क्वेश्चन तक हमेशा बन जाते हैं। तो ये आपका बोनस नंबर होता है, आपको 30 नंबर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको अलग से कुछ सिलेबस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्वेश्चन पढ़िए, गद्यांश को देखिए, उसके बाद क्वेश्चन को हल कर लीजिए। कुछ लोगों का हम देखते हैं कि गद्यांश को पढ़ते-पढ़ते बोर हो जाते हैं, जैसे लगता है उनको नींद आ रही है, क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन भूलने की प्रैक्टिस ना करिए। आप क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए, उसके की पॉइंट चलने चाहिए कि हाँ क्वेश्चन क्या पूछा था। उसके बाद आपको गद्यांश में वो ढूँढना है कि क्वेश्चन क्या पूछा था, उसके बाद आपको उसको टिक कर देना है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अपठित वाले। और अगर मान लीजिए कि आपको दिक्कत होती है तो फिर हम इस पे बाद में बात कर लेंगे। बाकी यही कोशिश रहनी चाहिए कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद गद्यांश को पढ़ें, तब जा कर के आप क्वेश्चन को हल करें। तब आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएँगे। बाकी आप चाहेंगे कि पहले गद्यांश पढ़ लें, फिर क्वेश्चन पढ़ें, फिर गद्यांश में जाएँ, तो इस तरह से आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको टाइम बचाना है। तो इसके लिए सबसे पहले जैसे पहला टॉपिक ये था कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद गद्यांश पढ़ना है। और क्वेश्चन में ये दिमाग में रखना है कि आपको मतलब कि क्या पूछा गया है। उसके बाद दूसरा है ये है कि आपको की पॉइंट कहीं नोट कर लेना है। जैसे आपके लिए रफ पेज मिलता है, 4-5 पेज का रफ मिलता है, तो उसमें से अगर मान लीजिए आपके ध्यान में नहीं है और कूट वाले प्रश्न आ रहे हैं, तो आप क्या करिए कि उसके कुछ जो की पॉइंट हैं, उसको 1-2 अक्षर में नोट कर लीजिए कि हमको इसमें क्या ढूँढना है या क्या नहीं ढूँढना है। वो करके आप इसको हल कर लीजिए। और बाकी अगर कुछ क्वेश्चन तर्क पे आधारित हैं, तो उसमें क्वेश्चन हल करते समय एलिमिनेट मेथड का प्रयोग करिए कि इसमें से ऑप्शन में से चारों ऑप्शन में से आपका कौन-सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, उसको पहले निकालिए और उसके बाद आप सही उत्तर तक पहुँच जाएँगे। बाकी आप नेट का पेपर दे ही रहे हैं, आप भविष्य के रिसर्च स्कॉलर बनेंगे, आप पीएचडी करेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो एक परीक्षक तो इतना आपसे कल्पना कर ही सकता है कि आप एक टॉपिक को देख करके आप उसके बारे में क्या उत्तर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, आपकी समझ कैसी विकसित हो रही है। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए ही ये अपठित गद्यांश दिए जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार।